क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि एक महिला इजरायली सैनिक के लहूलुहान शरीर पर धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, उस पर फतेह की मतलब इबारत लिखने की कोशिश की जा रही थी, इससे आप इनकार कर सकते हैं? गलत है। वो मरी या नहीं मरी ये आपके लिए मायने रखता है? मैं तो बोल रहा हूं गलत है। इस्लाम धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि किसी महिला के साथ इस तरह की बर्बरता की जाए। वो बच्चों के जो अनबॉर्न बच्चे थे उनके सिर में चाकू डाले गए। ये कहाँ का हिंसा है? अरे क्या बाबू बजरंगी वहां पे आ गया है क्या? तेलुगु में आया क्या मैडम? अरे मैडम ये तो बाबू बजरंगी ने किया था अहमदाबाद के अंदर 2000 मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मैटर पे आपसे बहस करना ही बेकार है। आप गलत जगह पर बैठ गए। मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी आपको शामिल करके। इंटरनेशनल मैटर पे आप बोलने नहीं दे रहे हो मुझे। नहीं आप इसको, अरे आप सुनिएगा तो इज़राइल से वो बैठी हैं, वो सब कुछ झेल रही हैं, वो इंडियन है वहां से, उनकी तो बात सुनेंगे आप या अपने आप को सुनेंगे सिर्फ? सुनिए तो एक बार उनको, वो जो बता रही है सुनिए। आपने कोई गलती की मुझे बिठा के, तो मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। नहीं वारिस साहब आप इस बात को समझे ना कि आपको, वो भी एक इंडियन है, भारतीय है, इजराइल में बैठी हुई हैं, वो जो बता रही हैं 7 अक्टूबर को क्या क्या हुआ उसको सुनना ही नहीं चाहते आप उसमें गुजरात और इंडिया के पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं। उसको समझिए ना सर, अगर ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि माँ के प्रेग्नेंट औरत के वुमन के अंदर से वॉम में से बच्चा निकाल के फेंक दिया, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तो बाबू बजरंगी ने किया था गुजरात में। पेट काट के ये सब तस्वीरें उधर है, सब वर्ल्ड प्रेस ने देखा है ये सब। और जो जिंदाबाद वहां से आए हुए हैं वो आपके रिपोर्टर्स के साथ बैठ के अपना पूरा स्टोरी बता रहे। ये क्या गलत है? ये क्या झूठ है? जो हो रहा है आज गाजा में, इतने लोग मर रहे हैं, वो सही भी नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी है, वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन, मगर ये वॉर सिचुएशन है। और अब सिवाय हमास को बोले कि अपने लोगों को बचाओ, नहीं, वो उनके बीच जाके रॉकेट फेंक रहे। तो क्या करे आर्मी, क्या करे इसमें? असल अग्रेसर यानी इस पूरे मामले में हिंसा फैलाने वाला इजराइल है, ये कह रहे हैं वारिस पठान साहब। सुधांशु जी, आपकी सरकार का स्टैंड क्या है इस वॉर पर? देखिए, आपने जो सवाल पूछा था, वारिस पठान साहब तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो बड़ी समस्या की बात यह है कि फिलिस्तीन को लेकर जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो गैर मुस्लिम देशों में हो रहे हैं। बताइए, सऊदी अरब में कोई हुआ है क्या प्रदर्शन? या यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है? इसे कहते हैं, मतलब शादी वर्ड यहां अच्छा नहीं लगता, पर कहावत में कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब बिना वजह को लेकर पीछे पड़े, और जो कारण है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदरूनी पॉलिटिक्स है। जो अंजना जी ने कहा कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ, मैं बताता हूं। 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि इजराइल यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ नजदीक आ चुका था, संबंध बन चुके थे। सऊदी अरब के साथ संबंध बनना अपने फाइनल स्टेज में चल रहा था। बस चूंकि मुस्लिम वर्ल्ड में जो प्रतिस्पर्धा है ईरान और सऊदी अरब के बीच में, तो ईरान ने इसको प्रयोग किया ताकि वो लड़ाई ऐसी हो कि वो मुस्लिम बनाम यहूदी के नाम पे चली जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का बयान अभी तक कोई एग्रेसिव बयान नहीं आया है। कारण क्या है कि एक तरफ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी अब 20-25 साल से ज्यादा रहने वाली नहीं है। जो पेट्रो डॉलर बरस रहा वो खत्म होने वाला है, और वो अब नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। समस्या क्या है कि जब भी कोई नई शुरुआत की तरफ बढ़ता है तो मुसलमानों में ये कट्टरपंथी धड़ा खड़ा होके उसमें रायता फैलाने का प्रयास करता है। मैं वारिस पठान साहब को याद दिलाना चाहता हूं, पहला मुस्लिम कंट्री जिसने इजराइल को मान्यता दी थी वो था इजिप्ट, जिसने 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत अमेरिका की मध्यस्थता में मान्यता दी थी, और 81 में अनवर सादात की हत्या कर दी गई। ठीक वही स्थिति आज यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ आई। तो अब सऊदी अरब से मामला हो रहा था, तो इसलिए ईरान, ये मुस्लिम वर्ल्ड की अंदरूनी पॉलिटिक्स में, लोग मरते हैं तो मरे, मुसलमान मरते हैं तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अंदरूनी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है, जो ना अरब में बैठे ना ईरान में बैठे, जो ना इजिप्ट में बैठे ना फिलिस्तीन में बैठे, वो ये खामखा में यहां के ऊपर एक नक्कार खाने में तूती की आवाज बनाए चले जा रहे हैं कि साहब ये हुआ वो हुआ। इसलिए मेरा मानना यह है कि इसमें आप ईमानदारी से देखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एंगल है, और जो हुआ उसको मानवता के आधार पर देखिए। शुरुआत किसने की? अगर आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत किसने की? और जो बात अभी पुष्करणा जी बता रही थी, हकीकत तो यह है कि इससे एक सबक भी है अंजना जी। एरियल शरेन ने उदारता दिखाई थी। उन्होंने सोचा कि ये लोग कट्टरपंथी अब राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगे,
ये भारत और सारे देशों के लिए भी सबक है। ये जितने कट्टरपंथी मुखौटा लगा के आते हैं, मुख्य धारा में आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। एक बार 2006 में चुनाव जीता, उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ। गाजा स्ट्रिप में कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ 2006 के बाद। और वही उसी उदारता का फायदा उठाकर आज जो स्थिति थी, इसलिए यह भी कहना चाहिए कट्टरपंथियों से डील करने की एक अलग रणनीति होनी चाहिए। उसमें आप उदारता और ये सो कॉल्ड लिबरल एटीट्यूड वाले हैं। और मजे की बात यह अंजना जी, वर्ल्ड वाइड ये लिबरल एटीट्यूड वाले किसी पे नहीं बोल रहे। वारिस पठान साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए यहां की बात छोड़िए। वीडियो है जिसमें वो अपने प्रतिद्वंदी का गर्दन काट रहे हैं। वारिस पठान साहब, दुनिया की एक आर्मी बताइए जो गर्दन काटते हुए वीडियो जारी करती हो। ISIS के दर्जनों वीडियो हैं जो गर्दन काटते हुए बाकायदा है। क्यों काटा जाता और कोई एक चू नहीं बोलता है। और हाथ भी काटा जाता केरल में भी, और हाथी काटा जाता फ्रांस में भी, और उसके बावजूद आप लोग आके बैठते। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, और एक और बात मैं बता दूं, इसमें कोई किसी का सगा नहीं है। वारिस पठान साहब एक लाइन और पूरा करें। आज ईरान ने हमास को, अगर हमास का समर्थन किया और इजराइल पे लड़ने के लिए, तो एक मैं फैक्ट बता दूं, यहां विशेषज्ञ लोग बैठे हैं। 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था इजराइल ने, और यह बात अमेरिका को भी नहीं पता थी। मगर डिस्ट्रॉय करने के लिए लीड किसने दी थी? ईरान ने, क्योंकि तब ईरान इराक में लड़ाई हो रही थी और ईरान को डर था कि अगर इराक न्यूक्लियर पावर बन गया तो ईरान पे भरोसा। तब ईरान ने इजराइल का साथ दिया था। अब ईरान हमास का साथ दे रहा है। यह केवल मुस्लिम वर्ल्ड की आपसी प्रतिस्पर्धा है, जिसमें जिसको मरता है मरने दो। इसलिए इस पे विचार करिए, आप खामखा में इसमें मत बीच में पड़िए। इसको मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम मत बनाइए। सब आपस में उन लोगों का झगड़ा है। लेकिन सुधांशु जी, 92% मुसलमान रहते हैं जॉर्डन में। एक बार वो विंडो फिर से दिखाइए प्रोटेस्ट का। अरे एक सेकेंड, जॉर्डन, आपने कहा किसी मुस्लिम देश में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इराक में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, हिजबुल्लाह वाले तो खैर खुलकर कर रहे हैं, फ्रांस में भी हो रहा है। फ्रांस में झड़पें भी हुई हैं और फ्रांस ने बैन कर दिया है प्रो पैलेस्टीन अगर कोई वहां पर विरोध करता है या इजराइल के खिलाफ। इंग्लैंड ने भी कर दिया है बैन कि आप प्रो पैलेस्टाइन नहीं निकाल सकते। रुकिए सर, जॉर्डन में तो 92% मुस्लिम रहते हैं। श्रीलंका में भी, बांग्लादेश, जापान, इन तमाम मुल्कों में हो रहा है। अब मैं बोलूं अंजना जी? एक बार सुधांशु जी इसका जवाब देना। जॉर्डन, सुधांशु जी, मैं वारिस पठान साहब जवाब दे दूं जो उन्होंने पूछा है। ये देखिए, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, जो कि उनके एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, वहां का वातावरण एक अलग प्रकार का है। इसीलिए मैंने कहा ना, 56 मुस्लिम देश हैं, 16 बताइए जिसमें हो रहा हो। मगर अमेरिका में भी हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, बेल्जियम में भी हो रहा है, चीन में भी हो रहा है, सब जगहों पे हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। यह समझ से परे है भाई। ठीक है, गैर मुस्लिम देशों में इतना अधिक मुत्ताहिद क्यों होते चले जा रहे हैं? जॉर्डन में तो वेस्ट बैंक का इशू है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक का इशू है, जॉर्डन का पुराना इशू है 1972 के जमाने से, इसलिए वहां बात समझी जा सकती है। बहुत से लोग जॉर्डन के उधर रहते हैं, उधर के लोग जॉर्डन में रहते हैं। सुनिए, अच्छा अंजना जी, अब मुझे बोलने दो जरा, 10 सेकंड में मेरी बात कर। सुधांशु जी, आपने कहा कि वारिस पठान का क्या लेना देना है, क्यों बोल रहे हैं? आपका क्या लेना देना है वहां पे इस्राइल और फलस्तीन से? आप तो ना 3 में ना 13 हो। मेरा तो मस्जिद अक्सा वहां पर है, मेरा बैतुल मुकद्दस वहां पर है, मेरा पहला किबला वहां पर है, मेरा इंसानियत के साथ भी नाता जुड़ा हुआ है, मेरी भी आस्था का सवाल है वहां जुड़ा हुआ है। और आपकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले तौर से मंच से कहा था कि इस्राइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया है और उसको वो कब्जा वापस छोड़ना होगा। ही मस्ट। तो आप क्यों वाजपेयी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए हो? आप, वो तो बीजेपी के मेन थे। आप नहीं खड़े थे। महात्मा गांधी जी ने पैलेस्टीन के साथ खड़े रहे, नेल्सन मंडेला पैलेस्टीन के साथ खड़े रहे, मगर आप क्यों खड़े रहेंगे? आप तो मोदी के साथ खड़े। अब तो मोदी भी पैलेस्टीन के साथ खड़े। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि भाई हम पैलेस्टीन के साथ, पहले इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आतंकवाद गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, मास मर्डर नहीं होना चाहिए, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए, जो इजराइल कर रहा है और आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए मैडम, मैं आपकी बात सुना, आपने कहा ऐसे वीडियो आए, कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जो इजरायली प्रोपेगेंडा है, वो बिल्ड कर रहा है हमास और फलस्तीन के खिलाफ जंग कराने के लिए बिल्ड कर रहा है वो प्रोपेगेंडा, ताकि वो नरसंहार कर सके। वो प्रोपेगेंडा बिल्ड कर रहा है ताकि वहां के मुसलमान जो रह रहे थे वर्षों से, 16 साल से गाजा पट्टी को आपने एक ओपन एयर जेल बना के रख दिया। इतने वर्षों से क्या करेंगे? आज वहां पे दवाई नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कहा हमको वहां पे एंट्री दो, कम से कम हम जाके मेडिकल फैसिलिटी दे दे। वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमको जाने दो, वहां पर दवाई देना है, बच्चे बिना दवाई के वहां पे मर रहे हैं, मगर आप उनको फैसिलिटी नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे देश की भी बात करना चाहूंगा, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की सुधांशु जी,
कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ समर्थन में, उसने सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस रखा, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। उसके ऊपर कर्नाटका सरकार की पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया। अंजना जी, 80% मुसलमान ने कर्नाटका में कांग्रेस को वोट दिया, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया। तो आप आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, दुनिया भर में पैलेस्टीन के साथ लोग खड़े, मगर हमारे देश के कर्नाटका में एक मुसलमान बच्चे को एफआईआर कर दिया अंडर सेक्शन 108 151 सीआरपीसी। क्या कहेंगे आप? सीडब्ल्यूसी एक ठीक है, जवाब सुनिए। मुझे दो गेस्ट सपोर्ट किया है, दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे यूके और यूएस भी जाना है। रुक जाइए प्लीज। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। मैं संक्षेप में 2 लाइन में जवाब दे देता हूं। हाँ। मैं 2 लाइन में जवाब दे देता हूं। देखिए, जोश में बोलते बोलते कितना झूठ बोल जाते हैं। वारिस पठान साहब कह रहे हैं महात्मा गांधी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। मानवर महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई और इजराइल बनाई 14 मई 1948 को। तो फिलिस्तीन का मुद्दा महात्मा गांधी की मृत्यु के 5 महीने बाद आया। कुछ भी बोल देना हवा में कि ये था वो था, कम से कम कुछ तो महात्मा गांधी, वाजपेयी, नेल्सन मंडेला 14 मई 48 को इजराइल बना। अरे भाई सुनिए, अरे भाई आप बोले थे ना, एक बार मैं नहीं बोला था। देखिए, गलत फैक्ट आया तो आप बीच में बोलने लगे। वारिस पठान साहब, एक और बात बता दूं, 14 मई 48 को इजराइल बना, उसने अपने को कितना डेवलप कर लिया साइंस टेक्नोलॉजी सब में। आप तो कह रहे हैं फिलिस्तीन भी वहां पे था, इजिप्ट इतना बड़ा कंट्री था, बगल में सीरिया है, जॉर्डन है। किसने क्या किया? बस टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने की तरफ नहीं। बताइए, अभी कोरोना का वैक्सीन आया था तो कितने देशों ने, 56 मुस्लिम देश हैं जिसमें 1 दर्जन से अधिक देशों पे पैसा बरस रहा है, कितनों ने वैक्सीन का फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल किया था। इस मानसिकता से बाहर निकलिए साहब, जो आपने 90 साल कहा है, जब से टर्की में खलीफत गई है 1919-20 से, उसके बाद से एक मेंटल ब्लॉकेट में अटक गए हैं 100 साल पहले। और इजराइल देखिए कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि दुनिया उसका लोहा मानती। दोनों एक साथ शुरू हुए और एक कहां, इसलिए ईमानदारी से समझिए।